हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनाली दुमीर, कॉमर्स एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ऑल राइट, सो ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इजी चैप्टर है और इधर से ही हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत होने वाली है। ऑल राइट, इस चैप्टर का नाम जो है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि इनकम कैसे सर्कुलर फ्लो करती है, मतलब जहाँ से जनरेट हो रही है वहाँ पे कैसे वापस आ रही है। ऑल राइट, और ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है, ठीक है। अगर आपने ये वाली वीडियो एंड तक देख ली, आपको कहीं और से इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑल राइट, और अब जब पेपर आएंगे तब एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। ऑल राइट, करते हैं स्टार्ट। तो देख लेते हैं कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी वीडियो में क्या क्या देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपकी शुरुआत हुई है तो आपको पता होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। अगला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में देखेंगे, इनकम कैसे सर्कुलरली फ्लो करती है। नेक्स्ट स्टॉक और फ्लो, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। ऑल राइट, फोर्थ है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो के कितने टाइप्स हैं वो देखेंगे। एंड लास्ट है सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। अब ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, इस पे अभी से लगा लो, इंपॉर्टेंट है, तो आपको एंड तक तो वीडियो देखनी है। ऑल राइट, क्योंकि ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दो, और ये 3 मार्कर 4 मार्कर ईजिली आ जाता है। ठीक है जी, तो ये एंड तक जरूर देखना है आपको। ऑल राइट, सो सबसे पहला अपना है मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मैक्रो ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से है। ऑल राइट, सो ये जो मैक्रो वर्ड है बेटा, ये डिराइव हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, लार्ज। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन एक लार्ज लेवल पे पढ़ रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जितनी भी देखेंगे वो लार्ज लेवल पे देखेंगे, पूरे इंडिया के लेवल पे देखेंगे। ऑल राइट, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में जो भी ओवरऑल परफॉर्मेंस हो रही है, अच्छी बुरी जैसी भी, उस सब के बारे में डील करता है। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी, ये सारी की सारी वो प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करता है जो कि पूरे नेशन वाइड है। सो फर्स्ट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको पता है, महंगाई। महंगाई जो है वो आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए है। ऑल राइट, सो ये नेशन वाइड है पूरे। अगला अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है, मतलब बेरोजगारी, जो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्रीज है, जिन्होंने पढ़ाई कर रखे, तब भी उनके पास वर्क नहीं है। ऑल राइट, सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मास लेवल पे है। नेक्स्ट है पोवर्टी। पोवर्टी अगेन गरीबी, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में। ऑल राइट, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट, ये बेटा आपकी डेफिनेशन है इसकी। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी का ही ये पार्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो आपने पिछले साल पढ़ लिया, मैक्रो आप इस साल पढ़ रहे हो। सो इसलिए क्या बता रहा है, इकोनॉमिक थ्योरी का ही ये पार्ट है, जो कि क्या स्टडी कर रहा है बेटा, बिहेवियर को स्टडी कर रहा है एग्रीगेट्स के। अब एग्रीगेट्स मतलब, एग्रीगेट्स का मतलब आप साइड में लिख लो बेटा, सम टोटल। ऑल राइट, सो इधर ये एग्रीगेट्स की बात कर रहा है, सम टोटल की बात कर रहा है, इकोनॉमी एज अ होल बात कर रहा है। ऑल राइट, ये आपको वर्ड जरूर लिखना है। सो ये जो है ये डेफिनेशन है, अगर आपकी डेफिनेशन आती है सो आप डेफिनेशन ये राइट कर सकते हो। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ऑल राइट, सो नेक्स्ट है, अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, मैक्रो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पूरे नेशन की इनकम निकालना सीखेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट एग्रीगेट आउटपुट क्या है, मतलब सबके सब कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, एग्रीगेट आउटपुट। एंड लास्ट एग्रीगेट कंजम्पशन। एग्रीगेट कंजम्पशन मतलब कि सबके सब कितना कंज्यूम कर रहे हैं। जब हमने माइक्रो पढ़ा था तो इसमें हम लोग इंडिविजुअल के बारे में देख रहे थे, है ना, कि एक प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एक कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल की डिमांड देख रहे थे, इंडिविजुअल की सप्लाई देख रहे थे। लेकिन अब हमें एग्रीगेट लेवल पे देखना है, होल लेवल पे देखना है, सबके लेवल पे देखना है। ऑल राइट, तो इसमें सारे कंज्यूमर्स आ जाएंगे, सारे प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे जितने भी नेशन में है। ऑल राइट जी, नेक्स्ट है इसकी जो मेन टूल्स है, ये बेटा आपको याद रखना है, फॉर 1 मार्कर आ सकता है कि इसके जो मेन टूल्स होते हैं वो सबसे पहला है एग्रीगेट डिमांड एंड नेक्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ऑल राइट, सो यही था मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझना है तो थोड़ा सा उसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले तो हमें इतना पता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ की कंजम्पशन करते हैं
कोई भी चीज़ की हमारी नीड है, कोई भी हमारी वांट है, तो वो ये नहीं है कि हमने एक बार उस चीज़ को पूरा किया फिर उसके बाद हम लोग दोबारा नहीं मांगेंगे, ऐसा तो नहीं है। मैंने ये वाला पेन यूज़ करा, अब मैं इसकी शायद दोबारा से इसकी इच्छा रखूँ, या फिर मान लो मेरे पास गाड़ी है, मैं क्या करूँगी, मैं उसकी दोबारा से इच्छा रखूँगी। भाई मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैं सोचूँ बड़ी गाड़ी ले लूँ, बड़ी है तो उससे बड़ी ले लूँ, सिंपल, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो जो हमारी वांट्स होती है ना बेटा, वो अनलिमिटेड होती है, ये तो हमने पढ़ा है। अब हमारी जो ह्यूमन बीइंग की वांट्स हैं वो क्या है बेटा, सबसे पहले तो अनलिमिटेड, जो कभी खत्म ही नहीं होती, नेवर एंडिंग, ऑलराइट। एंड रेकरिंग वांट्स, रेकरिंग मतलब कि जो कि बार बार हम लोग करते हैं। मैंने एक बार अगर पेन कंज्यूम किया, पेन को मैंने यूज़ किया, तो सिंपल सी बात है मैं दोबारा भी उस पेन को यूज़ करूँगी, ऑलराइट। तो इसी वजह से जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है बेटा, वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस रहता है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं बार बार कोई चीज़ मांग रही हूँ तो उसकी प्रोडक्शन भी बार बार करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। ये तो है नहीं एक बार यूज़ कर अब उसके बाद नहीं हम लोग यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ये बता रहा है कि भाई जो हमारी ह्यूमन बीइंग की वांट्स है वो अनलिमिटेड और वो रेकरिंग है, तो इसी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब बार बार होगा, ऑलराइट। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी बेटा प्रोडक्शन होता है, जब भी प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन को करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। विदाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर मुझे ये पेन प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मुझे 4 चीज़ें चाहिए ही होंगी। पहला जी लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल एंड फोर्थ एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योर, कुछ भी आप बोल लो, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपने पास 4 होते हैं। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्राइज, ऑलराइट। अब ये 4 चीज़ों की जरूरत होती है, बिना इसके हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ऑलराइट। इन चारों को कंबाइन करके हम लोग प्रोडक्शन करते हैं किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विसेज का, ऑलराइट। अब नेक्स्ट, अब ये जो फर्म है ये क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, किसको यूज करके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, ऑलराइट। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आ रहे हैं, फ्री में तो मिल नहीं रहे, कौन दे रहा है इनको, तो सबसे पहला जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, वो इनको ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करा रहा है, सिंपल। मैंने ये बताया कि जो फर्म है, ठीक है, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रही है और उससे प्रोडक्शन कर रही है। अब लेकिन ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से। हाउस होल्ड सेक्टर कौन, हम जैसे लोग जो कंजम्पशन कर रहे हैं, ऑलराइट। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कंजम्पशन करता है। फर्म फिर क्या करती है, अब बेटा फ्री में तो यूज करेगी नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर 3-4 चीज़ों को यूज कर रही है तो ये फ्री में नहीं करेगी, वो क्या करेगी, उसकी जगह पे उसको पेमेंट करेगी। क्या करेगी, पेमेंट करेगी, ठीक है। पेमेंट क्या करेगी, मतलब अगर लैंड यूज कर रही है तो उसकी जगह पे रेंट देगी, लेबर को यूज कर रही है तो वेजेस देगी उसको, कैपिटल यूज कर रही है तो उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, एंड अगर एंटरप्रेन्योर है या फिर एंटरप्राइज है तो वो क्या लेके जाएंगे, अपना प्रॉफिट लेके जाएंगे। तो इसका मतलब मुझे समझ आ गया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम यूज करते हैं तो फ्री में यूज नहीं करते हैं, हम लोग उसकी जगह पे उसको फैक्टर पेमेंट करते हैं, ठीक है, जो कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब मेन चीज, फर्म ने तो ये पेमेंट कर दी तो उनके लिए तो फैक्टर पेमेंट है, लेकिन हाउस होल्ड वालों के लिए क्या है, ये इनकम है, ऑलराइट। तो इसलिए इधर क्या बोला गया है कि ये जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है ये फैक्टर इनकम है फॉर हाउस होल्ड, ऑलराइट। हाउस होल्ड वाले के लिए ये फैक्टर इनकम है। द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड दिस मनी। अब आपको इतना तो पता होगा कि जब भी अपने पास इनकम आ जाती है, जब भी हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हमें उसका खर्च करने का दिल करता है, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही सेम जो हाउस होल्ड सेक्टर है, अब उनके पास पैसे आ गए इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। जो हाउस होल्ड सेक्टर है अब उनको क्या करना है, उनको अब ये खर्चा करना है, खर्चा करने की लग रही है। तो सिंपल सी बात है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर ने, मतलब कि फर्म्स ने जो बनाया था, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने बनाए थे, अब वो क्या करेंगे बेटा, कंज्यूम करेंगे। अब कंज्यूम तो फ्री में नहीं करेंगे, वो भी क्या करेंगे, उसको पैसा देंगे। तो सिंपल सी बात है, यही बता रहा है कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, जो भी उनके पास इनकम जनरेट हुई उन्होंने क्या करा, उससे गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर लिए, परचेज कर लिए। इन्होंने बनाए थे वो फर्म्स ने, क्लियर है। तो इधर एक साइकिल चल रही है, पहला गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, ऑलराइट, उन्होंने यूज करा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है। सेकंड, अब गुड्स एंड सर्विसेज जब प्रोड्यूस हुए, ठीक है,
तो उसके बाद जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करे थे उसका उन्होंने फैक्टर पेमेंट कर दी। फैक्टर पेमेंट कर दी मतलब कि हाउस होल्ड वालों की इनकम जनरेट हो गई, ठीक है। इनकम जनरेट होने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, वापस से वो पैसा कहाँ पे चला गया, प्रोडक्शन सेक्टर पे चला गया, मतलब कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे चला गया, फर्म्स के पास चला गया। ऑल राइट, सो इधर यही बता रहा है मेन चीज कि इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। सबसे पहले इनकम कहाँ जा रही है, फर्म से हाउस होल्ड जा रही है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। ऑल राइट, और फिर उसके बाद वही इनकम हाउस होल्ड से फर्म में जा रही है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ऑल राइट, समझ आया इतना, ठीक है। ऑल राइट, आगे देखते हैं। ओके, सो अब हमारा अगला टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले ये क्या बता रहा है, ये एक साइकिल है, क्योंकि सर्कुलर फ्लो की बात कर रहे हैं तो साइकिल है, ठीक है, नेवर एंडिंग साइकिल है। और इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले जनरेशन हो रही है इनकम की, ठीक है। सबसे पहले इनकम जनरेट हो रही है किस फेज में, प्रोडक्शन फेज में। इधर इन्होंने क्या करा, इधर प्रोडक्शन करी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करी, तो उधर क्या हुई बेटा, इनकी इनकम जनरेट हुई। ऑल राइट, इतना क्लियर हो गया। इन्होंने जो प्रोडक्शन करी किसको यूज करा, फैक्टर सर्विसेज को यूज किया। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ऑल राइट, फिर यूज करने के बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने वही वाली इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्या कर दी इन्होंने, वही वाली इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अगला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब कि इनकम फेज। ये जो अगला फेज है हमारा क्या है, इनकम फेज है। इनकम फेज फॉर किसके लिए, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। हाउस होल्ड वालों ने क्या करा, इधर इनकी इनकम जनरेट हुई, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, इधर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गई, किस फॉर्म में बेटा डिस्ट्रीब्यूट हुई, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है जी। अब ये होने के बाद अगला फेज क्या है, अगला फेज सिंपल, फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगला क्या हुआ, अब जब उनके पास इनकम आ गई, हाउस होल्ड सेक्टर के पास जब इनकम आ गई तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर फेज। इधर इन्होंने क्या कर दिया, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, इनकम खर्च कर दी, इनकम खत्म कर दी, इनकम इन्होंने वापिस से किसको दे दी, फर्म को दे दी, ठीक है। इधर हाउस होल्ड वालों ने क्या कर दिया, फर्म को वापिस से वो पैसा दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि उन्होंने क्या करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा। समझ गए, तो बस यही था, छोटी सी एक साइकिल थी ये, बहुत ही इजी। पहला प्रोडक्शन फेज, अगला इनकम फेज, उसके बाद एक्सपेंडिचर फेज। मतलब पहले इनकम जनरेट हुई, फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई, एंड देन वो इनकम को खर्च कर दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया। बस यही था, इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। ओके, अब जो हमने फेजेस देखे थे वही फेजेस एक बार एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है जी। तो सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 3 फेजेस है अपने पास। पहला फेज है बेटा प्रोडक्शन फेज, सेकंड फेज है अपना इनकम फेज, एंड थर्ड फेज है अपना एक्सपेंडिचर फेज। ऑल राइट, तो प्रोडक्शन फेज की अगर मैं बात करूँ तो इधर क्या हो रहा है, फर्म प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और किसको यूज करके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, मतलब कि फैक्टर सर्विसेज को यूज करके। ऑल राइट, इतना क्लियर है, ठीक है। अगला इनकम फेज, इनकम फेज में क्या है, प्रोड्यूस गुड्स लीड टू इनकम जनरेशन। अब इनकम क्या हुई, जनरेट हुई, ठीक है, जो कि क्या है, अब हाउस होल्ड वालों को वापस से वो पैसा उनका मिल गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने फर्म को अपने फैक्टर सर्विसेज यूज करने के लिए दी थी, तो इसलिए मतलब उनके पास क्या आ गया, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आ गया। ऑल राइट, उसके बाद एक्सपेंडिचर फेज, एक्सपेंडिचर फेज की अगर हम लोग बात करें तो इधर अब क्या है, हाउस होल्ड वालों ने वापस से अपना पैसा जो है वो किसको दे दिया, एंटायर इनकम किसको दे दी, प्रोड्यूसिंग सेक्टर को दे दी, मतलब कि फर्म को दे दी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया इधर। सो इधर यही बता रहा है कि इनकम जहां से जनरेट हुई, इनकम जनरेट हुई प्रोडक्शन यूनिट से, और वापस से वो रिटर्न हो गई प्रोडक्शन यूनिट में ही, और ऐसे ही सर्कुलर फ्लो जो है वो कंप्लीट हो गया। ऑल राइट, सो बस इसके अंदर यही था, और कुछ नहीं था इसके अंदर। मेरे साथ बोलो, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज। बस सबसे पहले जनरेट हो रही है इनकम, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इनकम, एंड फिर डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। क्लियर, खत्म, यहीं पे बस इतना ही था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अपना अगला कंसेप्ट है स्टॉक और फ्लो। अब स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। तो स्टॉक तो आपने पिछले साल पढ़ा था, ऐसी चीज जो अभी हमारे पास एट प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। सो स्टॉक देखते हैं। तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें आपको ना ये चीज याद रखनी है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब स्टॉक वो चीज होती है जिसको हम लोग मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब ये टाइम डायमेंशन नहीं है, टाइम रिलेटेड नहीं है,
ऑलराइट, स्टैटिक कंसेप्ट है, सेम रहता है, चेंज इतना नहीं होता। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है बेटा, जैसे कि पूरे नेशन की वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई, ये सारी चीज़ें। अब इसके अंदर एक चीज़ और बताती हूँ बेटा, आपको क्वेश्चन में लिख जाए कि एज ऑन दे रखा है, मतलब एज ऑन 31 मार्च 2022 ऐसा कुछ, या फिर कोई आगे डेट दे रखी है बट आगे एज ऑन लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि भाई वो स्टॉक है, सिंपल, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि भाई अगर कभी भी एज ऑन लिखा हुआ हो तो आप समझ जाना कि भाई वो क्या है, स्टॉक है। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर कर रहे हैं, इस वक्त ही मेजर कर रहे हैं कि इस वक्त कितना है, तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, स्टॉक बोल रहे हैं। क्लियर है इतना, समझ आ गया। अगला जी, फ्लो। फ्लो क्या होता है? सो फ्लो का मतलब सिंपल, जिसको हम लोग मेजर करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आपको क्या याद रखना है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सिंपल। उसमें क्या था, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो ये टाइम डायमेंशनल है। अगला डायनेमिक कंसेप्ट है, चेंज होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। एंड इसके अंदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, नेशनल इनकम, जीडीपी, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2024, 2023, पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब अब एक और इसमें भी एग्जाम्पल ले लो कि अगर कहीं भी ड्यूरिंग लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ जो कम ज़्यादा हो रही है, जैसे कि लॉसेज हो गया, ये सारी चीज़ें, तो आप खुद समझ जाओ ये किसका कंसेप्ट है बेटा, फ्लो कंसेप्ट है, ठीक है। तो स्टॉक जिसमें एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, फ्लो जिसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है। क्लियर है, ये चेंज नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, ठीक है जी। इसमें आपको ज़्यादातर एज ऑन देखने को मिलेगा तो समझ जाना वो स्टॉक है, जिसमें आपको ड्यूरिंग देखने को मिल रहा है तो समझ जाना वो फ्लो है, ठीक है जी। क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया, ठीक है जी। अब एक एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि वाटर स्टोरेज टैंक है ये, ठीक है। तो जितना भी वाटर स्टोर हो रखा है ये, तो सिंपल सी बात है, स्टॉक, इतना अभी मेरे पास है, ठीक है। और ये जो पानी फ्लो कर रहा है, निकल रहा है पानी, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो, सिंपल। एक और एग्जांपल ले लो छोटा सा, आपके घर में मान लो 10 किलो चावल पड़े हुए हैं, तो वो 10 किलो चावल अभी एट प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक। सो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, फर्स्ट इज रियल फ्लो एंड सेकंड इज मनी फ्लो। ऑलराइट, सो दो तरीके के होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है मनी। तो सबसे पहले तो रियल फ्लो और मनी फ्लो में आपको दिख रहा है कि भाई रियल जिसमें मनी की बात नहीं हो रही, मनी फ्लो जिसमें मनी की बात हो रही है, सिंपल। इससे तो आपको यही समझ आ रहा है, ठीक है। तो इधर भी यही है सेम। तो रियल फ्लो की अगर हम लोग बात करें तो रियल फ्लो का मतलब है कि जिसके अंदर कोई भी मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसमें मनी इन्वॉल्व ही नहीं होती, जिसमें चीज़ें फ्लो तो कर रही हैं, इधर से उधर तो जा रही हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है जी। तो जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि हाउस होल्ड वाले हैं, तो वो हाउस होल्ड वाले क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड वाले फर्म को प्रोवाइड कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिसको हम लोग फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसमें पैसा तो नहीं आ रहा, इसमें मनी की तो बात नहीं हो रही, इसमें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है बाय द हाउस होल्ड टू दी फर्म, ठीक है। अब फर्म वाले क्या बना के दे रहे हैं, फर्म वाले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे रहे हैं टू द हाउस होल्ड। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा रियल फ्लो है, तो जिसमें फ्लो हो रहा है फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और कॉरेस्पॉन्डिंग में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग रियल फ्लो बोलते हैं। रियल फ्लो का एक और नाम जो कि आपको पता होना चाहिए, फिजिकल फ्लो। क्या है, फिजिकल फ्लो। ऑलराइट, सो इसी को हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। ओके, सो नेक्स्ट है मनी फ्लो। अब मनी फ्लो क्या होता है? सो मनी फ्लो सिंपल, जिसमें मनी की फ्लो हो रही है, सिंपल, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पे मनी ही फ्लो कर रही है, पैसों का इन्वॉल्वमेंट है जिसमें, तो इधर यही बता रहा है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, जिसमें क्या हो रही है, मनी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, फैक्टर पेमेंट हो रही है फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, एंड देन क्या हो रहा है, इधर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, ठीक है। इसको एक और नाम से बोलते हैं हम लोग, क्या बेटा, नॉमिनल फ्लो, सिंपल। अब एग्जांपल आपको मैं दे देती हूँ कि सिंपल सी बात है भाई, हाउस होल्ड और इधर फर्म, तो फर्म ने बेटा हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करता, पैसे में फैक्टर पेमेंट करी थी ना, क्या करी थी, फैक्टर पेमेंट करी थी, किस फॉर्म में बेटा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट।
ऑलराइट। और फिर हाउस होल्ड वाले को जब इनकम आ गई थी तो उन्होंने क्या करा था, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे थे, कंज्यूम करे थे, तो उन्होंने क्या किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। ऑलराइट, सो इसका मतलब ये है कि इधर क्या हुआ, दोनों में ही मनी फ्लो हुई, मनी इधर से उधर गई। ठीक है जी, तो इसीलिए इसको एक और नाम से बोलते हैं हम लोग नॉमिनल फ्लो, जो कि यही बना रखा है कि हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड वालों ने क्या करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा गुड्स एंड सर्विसेज का, और फर्म वालों ने क्या करा, फैक्टर पेमेंट करी इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ऑलराइट जी, तो इकोनॉमी में हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं बेटा, जैसे कि फर्स्ट है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड है अपना फर्म जिसको हम लोग प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी बोलते हैं, थर्ड है जी गवर्नमेंट सेक्टर, एंड फोर्थ इज फॉरेन सेक्टर। ऑलराइट, सो देख लेते हैं एक बार। सो बेटा हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में तो हमें पता चल गया, सबसे पहला दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग सेक्टर बना रहा है, ठीक है, उसको कंज्यूम कौन कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर। क्लियर है इतना। दूसरा क्या है, ये ओनर है ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि फर्म वालों ने जो भी फैक्टर सर्विसेज ली है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ली है, किससे लिए हैं, हाउस होल्ड वालों से। तो इसका मतलब हाउस होल्ड सेक्टर वाले क्या है बेटा, ओनर है ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यही बता रहा है। बोलो 2 पॉइंट समझ आ गए। पहला दे आर दी कंज्यूमर, सेकेंड दे आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज। क्लियर है। सेकेंड फर्म, फर्म की बात करें तो फर्म क्या कर रहा है, सबसे पहला फर्म प्रोड्यूसर है, फर्म सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर। और दूसरा फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, लेकिन वो हायर किससे कर रहा है, फ्रॉम दी हाउस होल्ड। ठीक है, तो इधर यही बता रहा है, दे आर दी प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड इज हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर ओनली। ऑलराइट, थर्ड सेक्टर इज बेटा गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें हमारी गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ना 2 तरीके का फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला दे आर दी प्रोड्यूसर, सेकेंड दे आर दी वेलफेयर एजेंसी। समझ आ गया। सो ये 2 चीजें करते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रहा है बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, किसके लिए, इन अ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अगला जी ये लोग एज अ वेलफेयर एजेंसी वाला जो काम कर रहे हैं उसमें क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, डिफेंस को देख रहे हैं, और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक के भले के लिए काम कर रहे हैं। तो एज अ वेलफेयर एजेंसी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड दूसरा एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस करते हैं पब्लिक सेक्टर के लिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अगला है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो भाई फॉरेन सेक्टर है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें हम दूसरे नेशन के संग डील कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, इधर भी यही बता रहा है कि इधर क्या हो रहा है बेटा, ट्रांजैक्शन हो रही है विद दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के संग कनेक्टेड है, उनके संग लेन देन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। फॉरेन सेक्टर इसे कहते हैं। ठीक है, इधर क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बोलो जी, क्लियर है। तो 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। ऑलराइट, गुड। अब बेटा 2 तरीके की इकोनॉमी होती है, फर्स्ट इज क्लोज्ड इकोनॉमी, सेकंड इज ओपन इकोनॉमी। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब समझ जाओ कि भाई ये क्लोज्ड है, मतलब कि इधर हम लोग जो भी कर रहे हैं वो अपने अंदर अंदर कर रहे हैं, मतलब अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये कि अपना कोई भी रिलेशन है ही नहीं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है जी। सो इधर ये बता रहा है कि ये इकोनॉमी जिसका कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, पैसे का लेन देन नहीं है, सामान का लेन देन नहीं है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अपने पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर की बात हो रही है। तो इसका मतलब कौन कौन है बेटा इसके अंदर, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है जी। अब ओपन इकोनॉमी की बात करें तो ये ओपन है। ठीक है, ओपन टू ऑल, सबके लिए ओपन है। तो इसका मतलब ये है कि इधर हमारा इकोनॉमिक रिलेशन है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के संग डील कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओपन इकोनॉमी में हमारे 4 सेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, पहला जी हाउस होल्ड, दूसरा जी फर्म, तीसरा जी गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज फॉरेन सेक्टर। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये जो टॉपिक है ये प्लीज अच्छे से समझना, क्योंकि ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, ओके, सो इसके अंदर है सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग सर्कुलर फ्लो कर रहे हैं इनकम का सिंपल इकोनॉमी में। अच्छा, अब सिंपल इकोनॉमी क्या है बेटा, सिंपल इकोनॉमी सिंपल जिसमें 2 सेक्टर्स ही है ओनली। ठीक है, जिस इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इकोनॉमी। क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल इकोनॉमी। अब 2 सेक्टर कौन से हैं, पहला जी हाउस होल्ड एंड दूसरा जी फर्म। ऑलराइट, सो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, सो वी हैव ओनली 2 सेक्टर्स, फर्स्ट इज फर्म, सेकेंड इज हाउस होल्ड।
मतलब जो भी लेन देन चल रहा है वो इन दोनों के बीच में ही चल रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। ऑलराइट, अब सिंपल इकोनॉमी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा एज्यूम करा जा रहा है कि इधर सिर्फ दो ही सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज फर्म। क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब हाउस होल्ड आर दी ओनर्स ऑफ दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये तो मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड क्या है बेटा, ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, और दूसरा कंज्यूमर है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इधर यही बता रहा है कि हाउस होल्ड जो है वो ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, फैक्टर सर्विसेज का, और दूसरा कंज्यूमर है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये अपने को पता है। अगला, फर्म क्या कर रही है बेटा, फर्म भी प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, और पूरा का पूरा इंटायर आउटपुट किसको बेच रही है, कंज्यूमर्स को, मतलब कि हाउस होल्ड वालों को। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको तीसरा बताया कि भाई ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्लोज इकोनॉमी की, तो इसलिए इधर हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर नहीं है। क्लियर है इतना? चलो, तो सबसे पहले इसकी कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर्स है, पहला हाउस होल्ड एंड दूसरा फर्म सेक्टर। ऑलराइट, अगला हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ किसको दे रहा है, फर्म को। मतलब जो भी हाउस होल्ड वालों के पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये चारों चीजें वो किसको दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्म को दे रहे हैं। तो इधर यही बता रहा है, और फर्म भी ये सारी चीजें हायर किससे कर रहा है, फ्रॉम दी हाउस होल्ड ओनली, किसी और से वो नहीं कर रहा। अगला थर्ड है फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म जो है वो क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, और एंटायर आउटपुट किसको दे रहा है, किसको बेच रहा है, हाउस होल्ड को। ठीक है, फोर्थ इज हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम। अब हमने बताया कि हाउस होल्ड की इनकम ही कहाँ से जनरेट हो रही है, जो उन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराए उसको प्रोवाइड करके जो उनके पास इनकम आ रही है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, वही उनकी एक इकलौती इनकम है, फैक्टर इनकम है, और उसी को ही वो यूज करते हैं और पूरा का पूरा स्पेंड कर देते हैं एंटायर अमाउंट ऑन दी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको कंज्यूम करने में वो सारा खर्चा अपना कर देते हैं, कुछ भी इसका मतलब क्या है, सेविंग्स नहीं है। तो फिफ्थ पॉइंट अपना यही है कि देयर आर नो सेविंग्स इन दी इकोनॉमी, सेविंग्स है ही नहीं इकोनॉमी में, जो भी उन्होंने कमाया वो पूरा का पूरा उन्होंने खर्च कर दिया। ठीक है, सो ये तो कुछ हमारी अजम्पशंस थी, बहुत ईजी अजम्पशंस है जो कि आपको करनी है, लिख कर आनी है। अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है 2 सेक्टर इकोनॉमी वाला, सो आपको सबसे पहले ये चीजें लिखनी है, फिर ये लिखनी है। ऑलराइट, सो अब एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं और आपको पेपर में बना के आना है। ठीक है, तो एक बार अच्छे समझा देती हूँ कि आउटर लूप की बात करें, बाहर वाले लूप की बात करें, बाहर वाले की, ठीक है, तो इधर रियल फ्लो की बात हो रही है, मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी नहीं है, मनी इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आउटर लूप में रियल फ्लो की बात हो रही है, मनी इन्वॉल्व नहीं है मतलब। ठीक है, इनर लूप की बात करें, अंदर वाले लूप की बात करें, सो इसमें मनी फ्लो की बात हो रही है, इसका मतलब इसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट है, इधर मनी जो है वो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है। ठीक है जी, सो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। फर्स्ट सेक्टर इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड इज फर्म सेक्टर। ऑलराइट, अब आउटर लूप की बात कर रहे हैं। सो हाउस होल्ड वाले बेटा फर्म को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, किस लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए। ठीक है, अब जब फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज बना लिए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वही चीज प्रोवाइड कर दी, किसको, हाउस होल्ड को। ठीक है, तो आउटर लूप हमें समझ आ गया, पहला इन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी हाउस होल्ड ने फर्म को, फर्म ने हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करा, गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे दिए। ठीक है, अब अगला इनर लूप देखते हैं। तो इनर लूप में फर्म ने क्या करा, जो भी इनके पास इनकम जनरेट हुई थी उन्होंने क्या करा, उसको फैक्टर पेमेंट कर दी, जो उन्होंने यूज करा था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसकी जगह पे उन्होंने क्या दे दिया, उनको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये 4 चीजें उन्होंने फैक्टर पेमेंट कर दी। ठीक है, किसको कर दी बेटा, हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करने के बाद, अब हाउस होल्ड सेक्टर के बाद जब पैसा आ गया तो उन्होंने क्या कर दिया बेटा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिए। तो ये कुछ ऐसे इनकम जो है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी में फ्लो कर रही है। ऑलराइट, सो एक बार लास्ट लाइन की अगर मैं बात करूं तो एंटायर अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द फर्म एज फैक्टर पेमेंट इज पेड बैक बाय द फैक्टर ओनर टू द फर्म। बस यही बता रहा है इधर कि जो भी पैसा फर्म ने क्या करा था, फैक्टर पेमेंट करी थी टू द हाउस होल्ड। ठीक है, तो वही पूरा का पूरा अमाउंट हाउस होल्ड वालों ने क्या कर दिया, वापस दे दिया, किसको, फर्म को, क्योंकि उन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया। इधर सर्कुलर एंड कॉन्टिन्यूअस फ्लो है मनी इनकम का, मतलब कि इनकम जो है वो सर्कुलर फ्लो कर रही है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो कर रही है, रुक नहीं रही। ठीक है, जहां से पैसा गया वहीं पे वापस पैसा आ गया। ठीक है, तो ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपनी वॉन्ट्स
रेकरिंग है और अनलिमिटेड है। ऑलराइट, सो एक बार इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। सबसे पहला है टोटल प्रोडक्शन जो फर्म्स ने करी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की, वो इज इक्वल टू, मतलब कि इक्वल है बिल्कुल कंजम्पशन के ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। इसका मतलब ये है कि जितना प्रोडक्शन हुई है उतनी ही टोटल कंजम्पशन हुई है, ठीक है। अगला, फैक्टर पेमेंट इक्वल है किसके, फैक्टर इनकम के, मतलब जितना फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट करी वही इनकम थी किसकी, हाउस होल्ड वालों की, इक्वल है ये भी। अगला, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय दी हाउस होल्ड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड, मतलब हाउस होल्ड वालों के पास जो भी इनकम आई उन्होंने टोटल क्या कर दिया, पूरा का पूरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया, कुछ भी नहीं बचाया। फोर्थ, रियल फ्लो इक्वल है किसके, मनी फ्लो के, क्योंकि हमने देखा कि जो आउटर लूप में हो रहा है वो इनर लूप में हो रहा है, बस आउटर लूप में पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इनर लूप में पैसा इन्वॉल्व है, तो इसलिए रियल फ्लो जो है वो इक्वल है किसके, मनी फ्लो के। क्लियर है? ओके, सो चैप्टर यहीं पे ही एंड होता है, जैसे कि पीछे दिख रहा होगा आपको कि द सर्कल नेवर एंड्स एंड नाइदर शुड योर लर्निंग। सो इसमें यही है कि जैसे कि हमने इस पूरे चैप्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा, हमने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस देखा है ना, तो वैसे ही आपकी जो लर्निंग है वो भी कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए, हमेशा वो ऐसे ही चलनी चाहिए, कंटिन्यू में रहनी चाहिए। अगर लग रहा है आपको कोई भी चीज़ में डाउट है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, मैं कमेंट में फॉर श्योर आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बाकी आपको ये चैप्टर दोबारा से एक बार रिकॉल करना है, अपनी बुक में से रीड करना है, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं अटैच कर दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। दूसरा, आप स्टडी ब्रैकेट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उधर मैं असाइनमेंट्स इसके लगा दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। सो आप वहाँ पे जाके देखिए, आपका ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और